आज हमारे पास और अधिक मुद्रास्फीति की खबरें हैं जो बाजार को चौंका देती हैं या कम से कम उन्हें आश्चर्यचकित कर देती हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि बाजार ने इस आश्चर्य पर कैसे प्रतिक्रिया दी। और मैं आपको बता दूं, हाल ही में मुद्रास्फीति के आंकड़ों में ऊपर की ओर आश्चर्य हुआ। और मैं सीपीआई की बात नहीं कर रहा हूं, हम पीपीआई की बात कर रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी बस एक पल में। और फिर हमारे पास 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड में बड़े बदलाव हैं। मुझे लगता है कि यह हमें बहुत कुछ बता रहा है कि 2025 में मुद्रास्फीति के साथ बॉन्ड बाजार क्या उम्मीद कर रहा है। और फिर हमारे पास नए ट्रंप टैरिफ हैं। उन्होंने आज इन सभी पारस्परिक टैरिफ को कानून में हस्ताक्षरित किया। तो हम देखेंगे कि क्या हम सीएनबीसी पर जा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। इसके परिणामों के बारे में सोचने की कोशिश करें। ठीक है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आइए सीएनबीसी से शुरू करते हैं। और पीपीआई उत्पादक मूल्य या उत्पादक मूल्य सूचकांक महीने दर महीने 0.4% बढ़ा। अब इसकी तुलना डॉव जोन्स के 0.3 के अनुमान से की गई थी। तो हमारे पास ऊपर की ओर एक आश्चर्य था। तो आप इसे गर्म कह सकते हैं। आप जानते हैं, जैसे मुद्रास्फीति, आम माफ कीजिए, जैसे कल का सीपीआई डेटा। लेकिन जो दिलचस्प है, बाजार ने कहा ठीक है, यह ऊपर की ओर एक आश्चर्य है, लेकिन हम वास्तव में सोचते हैं कि इसका मतलब है कि हमारे पास उतनी मुद्रास्फीति जैसे नहीं होगी जितनी हमने कल सोची थी। ये थोड़ा अजीब हो जाता है। यहां इसे देखें, मुख्य चर्चा बिंदु। उत्पादक मूल्य सूचकांक मौसमी रूप से समायोजित 0.4 बढ़ा, अनुमान 0.3 था। जैसा कि हमने कहा, स्टॉक मार्केट फ्यूचर्स रिलीज के बाद थोड़ा ऊपर चले गए, जबकि ट्रेजरी यील्ड गिर गई। दूसरे विषय के लिए वहां आश्चर्य को थोड़ा उजागर कर दिया, लेकिन वहां और भी बहुत सारे विवरण हैं। वॉल स्ट्रीट रणनीतिकारों सीएट ने कहा कि रिपोर्ट थोड़ी अधिक सौम्य मुद्रास्फीति की तस्वीर का सुझाव देती है। भले ही पीपीआई डेटा ने ऊपर की ओर आश्चर्यचकित किया। जनवरी में थोक मूल्य सूचकांक उम्मीद से अधिक बढ़ा। हालांकि रिपोर्ट के कुछ विवरणों ने संकेत दिया कि पाइपलाइन मुद्रास्फीति का दबाव कम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से जाते हैं दोस्तों। हमें विवरण दें। स्टॉक मार्केट, ठीक है, ये समझ में आ गया। वॉल स्ट्रीट रणनीतिकारों ने रिपोर्ट के विवरण का हवाला दिया। ठीक है, विशेष रूप से सौम्य स्वास्थ्य देखभाल में कमी दिखाई दी। चिकित्सक देखभाल में 0.5% की गिरावट आई। इसके अलावा घरेलू हवाई किराए में 0.3% की कमी आई। दलाली सेवाओं में 2.2% की कमी आई। तो सतही स्तर पर ऐसा लगता है जैसे ब्याज दरें सीधे ऊपर जानी चाहिए, जैसे कि वे कल गई थीं। लेकिन फिर ऐसा लगता है, जब आप देखते हैं, गहराई में देखें, यह ऐसा है अल्पकालिक। ठीक है, इसका मतलब अधिक मुद्रास्फीति है, लेकिन अब शायद मध्यम अवधि में यह हमें संकेत दे रहा है कि शायद सीपीआई यहां 3% पर चरम पर है। अब मुझे पता है कि यह मुद्रास्फीति को कम करके दिखाता है। हम इसे केवल एक प्रॉक्सी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हम इस पर ध्यान क्यों देते हैं? क्योंकि हम एक प्रवृत्ति देख सकते हैं, और यह भी क्योंकि बाजार इस पर ध्यान देता है। जबकि उत्पादक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिलीज व्यापक रूप से उद्धृत किए जाते हैं, मुद्रास्फीति के मापदंड वे मुख्य नहीं हैं जिनका फेड उपयोग करता है, बल्कि केंद्रीय बैंक व्यक्तिगत खपत पर ध्यान केंद्रित करता है। तो पीसी, जिसे वाणिज्य विभाग फरवरी के अंत में जारी करेगा, पीपीआई आप जानते हैं, और फिर से फेड कहता है कि वे पीसीई पर जाते हैं। लेकिन क्या वे वास्तव में ऐसा करते हैं? शायद नहीं। मेरा मतलब है, सिर्फ इसलिए कि वे कहते हैं कि वे इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसका जरूरी मतलब यह नहीं है कि वे ऐसा करते हैं। डेटा को एक साथ रखते हुए कोर पीसी मापदंड संभवतः 0.2% की वृद्धि दिखाएंगे, जो 0.5 शायद से कम है। हाँ, और यही वह है जिस पर मैं थोड़ा अधिक ध्यान देना पसंद करता हूं, वह है महीने दर महीने। ये साल दर साल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा मतलब है, साल दर साल बहुत सारे आधार प्रभाव और अन्य चीजें होती हैं। मुझे महीने दर महीने रुझान देखना पसंद है। इसीलिए मेरे लिए कल की बड़ी संख्या यह नहीं थी कि हम 2.4% से 3% तक पहुंच गए हैं, बल्कि यह अधिक था कि बाजार महीने दर महीने 0.3 की उम्मीद कर रहा था, और हम 0.5 तक पहुंच गए। और फिर से सीपीआई का संदर्भ देते हुए यहां एक उदाहरण है। एलिजाबेथ रेंटर, सीनियर इकोनॉमिस्ट, नर्ड वॉल। जनवरी में थोक मूल्य वृद्धि उम्मीद से थोड़ी अधिक रही, और दिसंबर के लिए पढ़ाई ऊपर की ओर समायोजित किया गया था।
दूसरे शब्दों में उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है और एक चिंता यह है कि यह मुद्रास्फीति अंततः उपभोक्ता तक पहुंच सकती है। दिसंबर के आंकड़ों में संशोधन भी मुद्रास्फीति की तस्वीर को जटिल बना देगा। जनवरी में सेवाओं के लिए उत्पादक मूल्य 0.3 बढ़े और वस्तुओं के लिए 0.6। सेवाओं में 5.7% की वृद्धि यात्रा आवास में हुई, जिसके लिए बीएलएस ने लाभ का एक तिहाई से अधिक हिस्सा माना। अच्छी बात यह है, और हम वास्तव में इसे एक क्षण में समझेंगे। डीजल ईंधन की लागत में 10.4% की वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक थी, लेकिन कुल मिलाकर गैस की कीमतें घट रही हैं, बहुत घट रही हैं। वास्तव में वह बिंदु जहां शेवरॉन ने अपने कार्यबल का 15% से 20% तक कम कर दिया। तो आप 6 महीने आगे की योजना बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि इसे सटीकता या पूर्ण सटीकता के साथ भविष्यवाणी करना असंभव है और कोई निश्चितता नहीं है, केवल संभावनाएं हैं। लेकिन लेकिन भाई, आपको शेवरॉन को देखना होगा जो अपने कार्यबल पर कुल्हाड़ी चला रहा है और भी कई चीजों के साथ, और कहना होगा, क्या सीपीआई संख्या लगातार बढ़ती ही जाएगी? मेरा मूल मामला होगा नहीं। मैंने ये पहले कहा है, मैंने ये कहा है। वास्तव में मैं इस चैनल पर बहुत सी चीजें गलत करता हूं, जाहिर है। जब आप हजारों वीडियो बनाते हैं और बस तुरंत अपनी राय देते हैं, आप हर बार सही नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज जो मैंने बिल्कुल सही पकड़ी, वह थी मुद्रास्फीति। मेरा मतलब है, मैं 2021 में मुद्रास्फीति बढ़ने की बात कर रहा था, और फिर 2022 में मैंने अवमुद्रास्फीति की बात शुरू की। और मैं कह रहा हूं, सिर्फ अपने वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, वास्तव में आप जानते हैं वह जॉर्ज गैमन की भविष्यवाणी थी। और फिर जब सीपीआई लगभग 3% तक नीचे आ गया, तो मैं ऐसा था, आप शायद एक सीमा में होंगे, क्योंकि आपको सोचना होगा कि मुद्रास्फीति की शुरुआत किस कारण से हुई। या आप कह सकते हैं कि यह भारी मात्रा में पैसे की छपाई थी, या जो भी था, आप जानते हैं, स्टेमी वेग। और फिर निश्चित रूप से यह सरकार थी जिसने सभी को एक पिंजरे में बंद कर दिया और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नष्ट कर दिया। तो आपके पास अधिक समग्र मांग है, उन लोगों के साथ जिनकी खर्च करने की प्रवृत्ति अधिक है, वेग के लिए ऊपर, जाहिर है। और फिर आप इसे बहुत कम चीजों के साथ जोड़ते हैं, और आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या होगा? आपको उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति होगी। लेकिन फिर आप देखते हैं, आप जानते हैं, जब हम 2022 और 2023 में पहुंचे, तो कहें, ठीक है, क्या वह अभी भी प्रणाली में है? क्या हम अभी भी ऊपर की ओर प्रक्षेप वक्र पर हैं? और जवाब था नहीं। तो जो कुछ भी इसके लिए नेतृत्व किया था, वह प्रणाली के माध्यम से काफी हद तक बह गया था, और कीमतें उस नए स्तर तक बढ़ गईं, और फिर हमने थोड़ा ऊपर की ओर रुझान शुरू कर दिया। और तभी आपने अवमुद्रास्फीति देखी, जिसका मतलब है कि हमारे पास अपस्फीति नहीं थी। नहीं, बहुत से लोग हमेशा कहते हैं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, कीमतें नीचे नहीं जा रही हैं। धत्रे की जॉर्ज, क्या आप हाल ही में किराने की दुकान गए हैं? हाँ, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जब मैं अवमुद्रास्फीति की बात करता हूं, या जब कोई भी अवमुद्रास्फीति की बात करता है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कीमतें नीचे जा रही हैं। नहीं, कीमतें कभी भी, कभी भी, कभी भी, कभी भी, कभी भी, शायद संपत्ति की कीमत पर वापस नहीं जाएंगी। लेकिन उपभोक्ता सामान आप 2019 की कीमतें फिर कभी नहीं देखेंगे। लेकिन अगर कीमतें अब 5% बढ़ रही हैं, मान लीजिए, और वे 15% बढ़ रही थीं, वाह! और मुद्रास्फीति है, कीमतें धीमी गति से बढ़ रही हैं। तो फिर से मूल मामला, क्योंकि जब आप देखते हैं कि इसका कारण क्या था, आप 2025 का अनुमान लगाते हैं, आप कहते हैं, क्या हमारे पास फिर से ऐसा होगा? क्या हमारे पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पूरी तरह से विनाश होगा? मुझे नहीं पता। शायद टैरिफ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शायद नहीं। फिर क्या हमारे पास भारी मात्रा में स्टिमुली चेक्स बाहर जाएंगे, ट्रिलियनों और ट्रिलियनों डॉलर की गति बढ़ाने के लिए? शायद। लेकिन हमारे पास ऐसा होने का एकमात्र तरीका यह होगा कि अगर हमारे पास एक मंदी हो जो अपने आप में अवस्फीति कारक हो, तो ये मुझे लगता है कि हम इस सीमा में ही रहेंगे। उस वक्त मुझे नहीं पता, 2 कम 2 और 3.5, 3.6, कुछ ऐसा। और यही मैंने पिछले, मेरा मतलब है, आप लोग जानते हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, मैं शायद 1 साल और आधे से ये कह रहा हूं, ये मेरा मूल मामला है, हमें एक बड़ा उत्प्रेरक चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है, सीपीआई संख्या 2 से नीचे जा सकती है, लेकिन हमें एक मंदी की ज़रूरत होगी, हमें एक पतन की ज़रूरत होगी, हमें एक ब्लैक स्वान की ज़रूरत होगी, कुछ ऐसा। और फिर मुझे लगता है कि यह स्पष्ट रूप से 3.5 से ऊपर जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ को महत्वपूर्ण रूप से बदलना होगा।
जैसे उदाहरण के लिए शायद ये टैरिफ फिर से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को पूरी तरह से तोड़ देते हैं और इसीलिए आपके पास एक आपूर्ति झटका होता है। ठीक है, खैर ये काम करेगा। या हाँ, मुझे नहीं पता कि ट्रंप क्या सोच रहे हैं, लेकिन शायद वह एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जिससे हर किसी को $10,000 या कुछ ऐसा मिल जाता है। ठीक है, यह काम करेगा। ये निश्चित रूप से मुद्रास्फीति को बढ़ा देगा। लेकिन यह सिर्फ इस तथ्य की बात नहीं है कि हमारे पास ये सारा पैसा छपाई थी, जो कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, है ना? बाबू पासिंग, हमारे पास ये सारा पैसा छपाई थी और इसलिए अब हमारे पास एक और दशक की मुद्रास्फीति होगी, क्योंकि जब आप जीएफसी से पहले के 5 वर्षों को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने इस बारे में कल के वीडियो में बात की थी। आप देखेंगे कि मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि बहुत समान थी उस मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि से जो हमने 2020 के बाद से देखी है, जो हमारे पास थी। कुल मिलाकर अब वह 1 वर्ष निश्चित रूप से अभूतपूर्व था, लेकिन जब आप 5 वर्षों के कुल को देखते हैं, तो यह लगभग सही समय पर है। और आपको सटीक संख्या देने के लिए मुझे वे तुरंत याद हैं, क्योंकि मैंने उन्हें आज सुबह व्हाइट बोर्ड वीडियो में इस्तेमाल किया था। जीएफसी राज्य से पहले के 5 वर्षों में हमारे पास 30% M2 मुद्रा आपूर्ति वृद्धि थी और 2020 के बाद से हमारे पास 38% है। तो 8% का अंतर, मुझे नहीं पता कि यह को वास्तव में हमें हाइपर इन्फ्लेशन की अगली लहर में ले जाता है या 1970 के दशक में। शानदार खबर कि आपको 10, 15, 20% की एक और दौर से गुजरना नहीं पड़ेगा। कीमतों में वार्षिक वृद्धि, कम से कम शायद 2025 में नहीं। हे दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से आप में से प्रत्येक को इस वर्ष के रे बेल कैपिटलिस्ट लाइव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह वह अद्भुत सम्मेलन है जिसे मैं हर साल आयोजित करता हूं, जो आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आपको बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलता है। साथ ही विद्रोही पूंजीपति, ये ऑरलैंडो में है 23 मई से 25 मई तक। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मालोनी, लिन अमिसाय एल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं, कुछ नामों का उल्लेख करने के लिए। तो अपने टिकट जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए और यह जानने के लिए कि इस वर्ष के रिबेल कैपिटलिस्ट्स लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे rebelcapitalistlive.com पर देख सकते हैं। और एक छोटी सी अंदरूनी जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी प्राप्त करते हैं, आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम इवेंट के करीब आते जाते हैं, टिकट की कीमत बढ़ जाती है। तो इंतजार मत कीजिए, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट प्राप्त करें और मैं आपको ऑरलैंडो में 23 मई से 25 मई तक देखूंगा।